नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो थोड़ा सा इंश्योरेंस के लीग से हटकर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम लोग बात करेंगे बाकी सेविंग ऑप्शंस के बारे में कि क्या वो सेविंग ऑप्शन बेस्ट भी हैं, क्या वो वाकई में सिक्योर्ड है आपकी सेविंग्स को लेके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग पे लाखों करोड़ों लोगों का भरोसा है, वो अपना पैसा काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं बैंकिंग में। बट बैंकिंग में थोड़ा सा समझते हैं। बैंकिंग में कई सारे सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो फ़िक्स डिपॉज़िट। फ़िक्स डिपॉज़िट आप समझते हैं। उस फ़िक्स डिपॉज़िट हो गया, उसके बाद हो गया आपका आरडी रिकरिंग डिपॉज़िट हो गया। सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है 2-2.5% का वो हो गया। करंट अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो हो गया। बाकी छोटी मोटी सेविंग स्कीम्स वगैरह बैंक में चलती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं फ़िक्स डिपॉज़िट की। फ़िक्स डिपॉज़िट का आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तकरीबन 6% के आसपास है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, 10 साल पीछे जाता हूँ और 2014-2013 की बात करता हूँ, उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट था तकरीबन 8.75 था और कई जगह तो 9% भी मिलता था। तो और उससे थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, 2000 1999 के आसपास, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता था दोस्तों? उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था 10.5 से लेके 11%। तो मतलब 11% से लेके, और आज हम लोग कहाँ बैठे हैं? आज हम लोग बैठे हैं 6% पे। मतलब तकरीबन हमें 50% का लॉस है। 50 तकरीबन आधा हो गया है। 11% से लेकर 6% हो गया, तकरीबन आधा हो गया। और यही कैलकुलेशन आगे भी चलने वाली है। तो 2024 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली 2034 2044 अगले 15 से 20 साल में ये इसका भी आधा रह जाएगा। 6% का, ये 3% मैक्सिमम रह जाएगा। तो यहाँ पे कितना आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो अपने पैसे के ऊपर, कि आपके पैसा रियल में ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये हुआ फिक्स डिपॉजिट के बाद। बाकी ऑप्शन रिकरिंग डिपॉजिट भी सेम इसी पैटर्न पे चलता है जैसे फिक्स डिपॉजिट चलता है। उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम ज़्यादा चलता रहता है। बट उसमें है कि आप इकट्ठा पैसा नहीं डालना पड़ता फिक्स डिपॉजिट की तरह। उसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके भी अपना पैसे को जोड़ सकते हो, सेव कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ दूसरे ऑप्शंस के बारे में, दैट इज़ गोल्ड। गोल्ड के बारे में आपने सुना ही होगा। इंडिया में मैक्सिमम लोग ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहते तो हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो गोल्ड में नहीं, वो ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ज्वेलरी की जो कैलकुलेशन है वो मैं थोड़ी सी आपको पास समझा देता हूँ। ज्वेलरी में क्या होता है, बेसिकली किसी ने मान लो 1 लाख रुपये की ज्वेलरी ली और उसमें 15% उसने दिया मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस देने के बाद 85,000 रुपये की तो उसको ज्वेलरी मिली। और आपको भी पता है ज्वेलरी बनाने के लिए 24 कैरेट का गोल्ड तो यूज़ होता नहीं है, उसमें 18 कैरेट का या 22 कैरेट का यूज़ होता है। और उसमें कोई ना कोई मेटल मिलाया जाता है ताकि वो उस प्रोडक्ट को बना सके, उस प्रोडक्ट को तैयार कर सके। तो गोल्ड ज्वेलर क्या करता है, 15% तो पहले खाता है मेकिंग चार्जेस। फिर अगर आपने उसको रीसेल किया, रीसेल में भी वो 15 से 16% खाएगा। तो तकरीबन उस गोल्ड की वैल्यू आधी रह जाती है और हमें लगता है कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है। और गोल्ड कहीं ना कहीं सेफ़ है ही नहीं। गोल्ड के कई अलग फॉर्म है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली वो आपको ग्रोथ देगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है, बॉन्ड फॉर्म में आता है। आरबीआई इतने सॉवरिन बॉन्ड निकालता है गोल्ड के, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हो डेफिनेटली आपकी गोल्ड को ग्रोथ मिलती है, क्योंकि वो डिजिटल गोल्ड है। अब तीसरा मैं बात करता हूँ रियल इस्टेट के बारे में। रियल इस्टेट में जो भी है नथिंग इज़ ऑन पेपर। पेपर पे कुछ नहीं है, सब वर्बल ही है कि मार्केट ग्रोथ करती है तो आपकी प्रॉपर्टी भी ग्रोथ करेगी। डिपेंड करता है एरिया के ऊपर कि उस एरिया में डेवलपमेंट कैसी है, कैसी क्या नया आने वाला है सिर्फ 10 सालों में, 15 सालों में, क्या ऐसा सरकार वहाँ पे करने वाली है कि आपकी प्रॉपर्टी भी ग्रोथ करे और एरिया डेवलप करेगा तो आपकी प्रॉपर्टी भी ग्रोथ करेगी। डिपेंड्स ऑन द फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती है। तो वो कुछ पेपर पे नहीं है। उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली सही है, मैं मना नहीं करता, म्यूचुअल फंड डेफिनेटली सही है। बट उसमें भी क्या म्यूचुअल फंड में सही है, क्योंकि उसमें कई तरह के एक्सपेंसेस ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। जैसे एक्सपेंस रेशो होता है, कई म्यूचुअल फंड में मैंने देखा गया कि 1.3% का, 1.5% का एक्सपेंस रेशो होता है। ये कहने में आपको बहुत छोटा लग रहा है, बट जब आप अमाउंट बड़ा हो जाता है ना, आपका अमाउंट 50 लाख का, 40 लाख का, 1 करोड़ का होता है, तो उस टाइम पे ये पैसा बहुत चुभता है आपको। ये आपका 2-4 लाख रुपए ऐसे निकल जाता है जो हर साल वो एक्सपेंस रेशो के नाम पे आपके फंड में से निकालते चार्ज करते ही करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन हमने डिस्कस करे। आई थिंक आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिली होगी। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा पार्ट 2 डेफिनेटली इसके ऊपर ही आएगा और मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे
इन्हीं में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हो, और इससे बेस्ट ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा कि सबसे पहले क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पैसा अपना लगाना चाहिए। और लास्ट मेरे वीडियोस में आप देखोगे तो उसमें आपको फाइनेंशियल पिरामिड भी मिलेगा, उसमें कई तरह के सेविंग ऑप्शन मैंने आपको बताए भी हैं कि कैसे हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। तो उसके अलावा भी मैं कुछ टिप्स दूँगा आपको ताकि आप समझ सकें कि आप कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो में किसी भी तरह की कोई इनटेक मिला हो, आपको इनपुट मिला हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को पहुँचाइए। मेरी कोशिश है कि आपके साथ ऐसे नए नए वीडियो शेयर करूँ, नए नए टॉपिक शेयर करूँ। इसी के साथ मैं अरुण कुमार आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।